तो 45 के तहत अरेस्ट से उनको प्रोटेक्शन है, और 197 से क्या हो गया, अगर आप चाहते हैं कोर्ट में कंप्लेंट केस करने के लिए, तो कोर्ट भी कहेगा ना जी हम तो तुम्हारे खिलाफ, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते तेरे को मदद, हमारे हाथ पर 197 से बंधे। सो कॉमन मैन कहां गया, धक्के खाते रहे। फिर देखिए होता क्या है कि जो फोर्स होता है, फोर्स मतलब आर्मी के जवान हो गए तो फोर्स हो गए, तो फोर्स दो तरीके की होती है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स होती है, उसको यूनियन का बोलते हैं, और एक स्टेट का बोलते हैं। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो अगर कोई फोर्स है, तो फोर्स के लिए कहा है कि अगर वो भारत सरकार के अंदर में काम करता है, वो यूनियन के अंदर काम करता है, तो उसके लिए 45 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी एप्लीकेबल, और एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज उसको किसी तरीके से अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो जो फैसिलिटीज, ये कहता है 45 कहता है कि जो फैसिलिटी सबसेक्शन 1 के अंदर तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट के जवानों को दी है, वो सेम फैसिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के जवानों को भी मिल सकती है। यानी मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एक फोर्स बना दिया, एसआईटी का गठन कर दिया या कुछ और बना दिया, और उसको किसी जगह डैमेज को कंट्रोल करने के लिए लगा दिया, और उनको पूरी छूट दे दी, पूरी आजादी दे दी कि तुमको जो करना है करो, बस मेरे को डैमेज को कंट्रोल करना है एट एनी कॉस्ट एनी हाउ। अब वो कुछ भी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएंगे। यानी अब 45 सबसेक्शन 2 के तहत स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो फोर्सेज काम करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो फोर्सेज काम करती हैं, वो फोर्सेज भी अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करते समय कुछ भी कर जाएंगी, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। नो अरेस्टिंग एट एनी कॉस्ट, इस बात को समझ लीजिए। तो आपको मैंने क्या बताया अभी तक जो सीन बताया, मैं अभी लिख के भी शेयर करूंगा, डोंट वरी। अभी तक आपको मैंने क्या बताया, एक मैंने बताया अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी जम के अरेस्ट हो सकता है, जम के अरेस्ट हो सकता है, बस बहाना मिलना चाहिए, जम के अरेस्ट हो सकता है, बहाना मिलना चाहिए। 41 से लेके 44 तक, 41 से 44 सीआरपीसी तक, और एक सीधा बोलता हूं नो अरेस्ट, और ये इसी चैप्टर में दिया है, इसी चैप्टर में दिया है, अलग से सेक्शन दे, नो अरेस्ट, कहां, अंडर सेक्शन 45 सीआरपीसी, कंडीशन बता दिया। तो अगर हम लोग इसको लिखने पर आ जाएं तो क्या लिख सकते हैं, एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं, जल्दी से लिख लीजिए। दिस section gives qualified, this section give qualified protection, किसको, protection to a member of the armed forces, to a member of armed forces। सो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर को यहां पर प्रोटेक्शन दी जाएगी, किसके, ऑफ दी, बहुत क्रिस्टल क्लियर कहा है, यूनियन। ये सब डीएम जो बनते हैं ना, डीएम वगैरह बनते हैं, उनको ये सब पता होता है। देखिए जो लोग यूपीएससी की तैयारी वगैरह करते हैं, जो स्टेट कमीशन की तैयारी करते हैं, उनका माइंड ब्रॉड हो जाता है, ब्रॉड, वो दे थिंक लाइक जस्ट ए एडमिनिस्ट्रेटर, वो खुद को एक आईएएस ऑफिसर के लेवल से समझने लगते हैं, और उनको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। आपको पता है सिलेबस बहुत वास्ट है, नाम तो है जीके जीएस, लेकिन उनको क्या क्या नहीं पढ़ना पड़ता है, उनको हर एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एवरीथिंग। क्योंकि ये तो जो मंत्री होते हैं, इनको तो कुछ एबीसीडी पता नहीं होता। आप सोच लीजिए कि बिहार के अंदर ऐसा था कि जो 10th फेल है बंदा, उसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया है। अगर वो स्वास्थ्य मंत्री 10th फेल आदमी को अगर आप स्वास्थ्य मंत्री बना रहे हैं, तो एमबीबीएस वाले क्या कर रहे हैं, रोड पे धक्के खा रहे हैं, वो तो जूता पॉलिश कर रहे हैं फिर उस हिसाब से। तो कुछ भी हो सकता है, दिस इज डेमोक्रेसी, अदर साइड ऑफ द डेमोक्रेसी है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये डेमोक्रेसी का आप कह सकते हो कि ड्रॉबैक है। तो यहां पर वही बात, उनको कुछ नहीं पता होता, मंत्रियों को कुछ नहीं पता, एबीसीडी नहीं, वो तो इनको एज ए, जो पढ़े लिखे ज्यादा लोग हैं उनको एज ए नौकर ट्रीट करते हैं, उनको एक नौकर कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट सर रिमांड करते नहीं हैं। कर सकते सर? तो सर यहां पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, टू ए मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन ओनली, लेकिन कब, ओनली एनीथिंग डन और purported to be done, anything done or purported to be done by him, कब, by him, कब, in the discharge of his official duty,
इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। तो ये किसके लिए है? आप जाके सीधा क्या करो, जहां पर सब सेक्शन 1 लिखा है यहां पर आप सीधा लिख दो यूनियन। यूनियन यूनियन के मेंबर्स के लिए है, ये इधर स्पेस है इधर लिख दो। और सब सेक्शन 2 में लिख दो स्टेट, ये स्टेट के लिए है। चलिए सब सेक्शन 2 के बारे में लिख लेते हैं। अंडर सब सेक्शन 2, अंडर 45 सब सेक्शन 2 सीआरपीसी क्यों कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट, यानी सीआरपीसी ईमानदार है, बेईमान नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर इंप्लॉइज को मौका देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर को मौका देता है कि उसको कुछ नहीं हो सकता, तो स्टेट गवर्नमेंट को ही मौका देता है कि तुम अपने स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने फोर्सेस को तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो स्टेट गवर्नमेंट मे ऑल्सो बाय नोटिफिकेशन, लेकिन करने के पहले उनको क्या चाहिए? नोटिफिकेशन। extend to the immunity, extend to the immunity to specific categories of members of the forces charged with the maintenance of public order in the state concerned, in the state concerned, फुल स्टॉप। इनको उतारना उतार लीजिए। अब मैं इसके साथ आपको एक और चीजें शेयर करने वाला हूं, जो मैंने कल आप लोगों से कहा था कि आप लोग थोड़ा पढ़ लेना। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके साथ एक सेक्शन आता है 197 ऑफ द सीआरपीसी। अब ये देखिए 197 को अभी क्यों हम लोग रीड विथ कर रहे हैं, वो मैं सिर्फ आपको रीड विथ करके शेयर कर रहा हूं। क्या है ऐसा 197 के अंदर, वो चीज अपने को समझनी है। और इसको हम लोग सेक्शन 45 के साथ क्यों रीड विथ करते हैं, दिस इज द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो लेट्स सी कि क्या है सेक्शन 197 के अंदर। तो आप लोग अपने अपने बेयर एक्ट निकाल लेना, मैं आपके लिए स्क्रीन पर शेयर करता हूं 197, जस्ट वेट। ये रहा आपके स्क्रीन पर 197 सीआरपीसी, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है 197 में, अब है क्या। अब जरा समझिएगा इसको मैं क्यों ला रहा हूं और कैसे ला रहा हूं, किस लाइन की वजह से ला रहा हूं। ये सब टेक्निकल पार्ट एक ही बार सीख लो, कोई भी नया एक्ट लाइफ में आपके क्रॉस में पड़ेगा, आपके सामने आएगा, यू कैन हैंडल इट वेरी इजिली। अगर आप एडवोकेसी में जाते हो, गलती से भी जुडिशरी नहीं होता, इन केस भगवान ना करे, बट इन केस अगर आप जाते हो तो भी काम आएगा, हर जगह ये काम आएगा। सो देखिए क्यों मैं यहाँ पर 197 को ला रहा हूँ, आपको रीड विथ करने का तरीका शेयर कर देता हूँ क्यों 197 आता है। थोड़ा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखिए इसमें एक लाइन मेंशन करी है 45 के अंदर, बहुत साफ साफ क्रिस्टल क्लियर एक लाइन मेंशन है, वो मैं आपको पहले शो करता हूं। लाइन लिखी गई है एनीथिंग डन, ठीक है, एनीथिंग डन। सो एनीथिंग डन और परपोर्टेड टू बी डन बाय हिम का मतलब आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर, इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। इस लाइन की वजह से मैं आपको 197 के पास लेके जा रहा हूं, ओनली ड्यू टू दिस लाइन, इस लाइन की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं 197 में कुछ है या नहीं है कुछ। अब जरा देख लीजिए क्या लिखा गया है। देखिए लिखा है, पहले ये लाइन को तो पढ़ के अभी मत परेशान होना, पहली लाइन पढ़ लो ध्यान से। एनी पर्सन हु इज और वाज ए जज, है या था, or magistrate or a public servant not removable from his office save by with the sanction so and so is accused of any offense alleged to have been committed। अब ध्यान दीजिएगा, offense alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duty। क्या बोला,
while acting or purporting to act in the discharge of his official duty। तो जो लाइन वहां पर कही गई है वो सेम लाइन यहां पर भी कॉपी पेस्ट हो रही है। while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, वहां पर भी ये बात है, यहां पर भी ये बात है। मतलब क्या निकल के आया, सीधा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक लाइन में क्लियर कर देता हूं कि अगर कोई आर्म्ड मेंबर, देखिए यहां पर हम लोगों ने एक शब्द इस्तेमाल किया है आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर, यहां लिखा है मेंबर, नो मेंबर। सो मेंबर, तो कहता है कि कोई भी आर्मी का मेंबर जो भारत सरकार की आर्मी का मेंबर है उसको ये प्रोटेक्शन है। तो भारत सरकार की आर्मी का जो मेंबर है ही इज ऑल्सो ए पब्लिक सर्वेंट एंड इफ ही इज कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, उसको यहां पर प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यानी अगर वो पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन के अंदर फॉल करता है तो हिंदुस्तान की किसी भी कोर्ट के अंदर ये इतनी औकात नहीं है, ट्रायल कोर्ट, हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कोर्ट के अंदर इतनी औकात नहीं है कि वो उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है। इसीलिए ये बात मैंने आपको बताई। क्या लिखा है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस एक्सेप्ट विथ द प्रीवियस सैंक्शन सो एंड सो। अब आज की डेट में लोकापाल और लोकायुक्त से सैंक्शनिंग लेनी पड़ती है, अब पहले सरकार थी, अब ये हो गए। तो बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यानी 45 में अगर आर्मी का जवान है, और वो जवान मतलब कोई छोटा कर्मचारी भी हो सकता है, बड़ा कर्मचारी भी, लेकिन वो पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन के अंदर आता है। अब चूंकि वो पब्लिक सर्वेंट है, ध्यान से समझना, टेक्निकल पार्ट है, आर्मी का जवान है, पब्लिक सर्वेंट है, अपनी ड्यूटी कर रहा था, ड्यूटी में किसी को गोली मार दी, ऑफेंस कमिट हो गया एक कायदे से, आपके हिसाब से एक ऑफेंस हो गया, मेरे हिसाब से एक ऑफेंस कमिट कर दिया, फिर भी उसको कुछ नहीं होगा। और तब तक कुछ नहीं होगा, उसके खिलाफ कोई केस नहीं फाइल कर सकते आप चले जाइए कंप्लेंट केस फाइल करने के लिए, एफआईआर तो होगी नहीं, लेकिन अगर आपने कंप्लेंट केस भी फाइल कर दिया तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा ही नहीं। क्यों कॉग्निजेंस नहीं लेगा? क्योंकि उसको प्रोटेक्शन है 197 सीआरपीसी का। इसी तरीके से और भी आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इनकाउंटर डेथ जब होता है, इनकाउंटर डेथ, आप चाहते हैं कि उस पर्सन के खिलाफ फाइल करें केस, जाकर के मुआवजा लें, ये करें वो करें, सब कुछ करें, तो कोई कोर्ट कॉग्निजेंस तब तक नहीं लेगा जब तक कि आपके पास प्रीवियस सैंक्शन नहीं आता है उसके ऊपर केस चलाने का। मान लीजिए एसपी ने ऑर्डर कर दिया थाने वालों को कि जाओ भाई शूट एट साइड, जाओ गोली मार देना। अब चूंकि पुलिस वाले पर आप केस करेंगे, पुलिस वाला तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, हमें क्या करना जनाब, हमें तो एसपी साहब ने ऑर्डर दिया, वो भी रिटन ऑर्डर था, हमने तो गोली चलानी ही थी, हम क्या कर सकते हैं। आपने एसपी को पार्टी बना दिया, एसपी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी, एसपी यह सीधा प्रोटेक्टेड है 197 के अंदर, क्योंकि अगर आप कंप्लेंट केस जाएंगे एसपी के खिलाफ फाइल करने के लिए तो सीधा उसका वकील तुरंत प्रोटेक्शन लेगा 197 का, सीधा कहेगा जी ये तो पब्लिक सर्वेंट है, वॉट एवर ही हैज डन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, पहले सरकार से परमिशन लेके आए, लोकायुक्त से अब है, अब लोकायुक्त से परमिशन लेके आए, लोकायुक्त अगर परमिशन देता है कि हाँ एसपी के खिलाफ केस चलेगा तो फिर केस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो 197 का रूल इसीलिए आता है क्योंकि अगर जो ये पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी में फॉल करेगा, करते हैं भाई, नो डाउट करते हैं, पब्लिक सर्वेंट की, और ये आपको आईपीसी में अलग से पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे, पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में अगर ये फॉल करते हैं तो दे आर प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 197 ऑफ द सीआरपीसी ऑल्सो, ऑल्सो बोला, ऑल्सो, यानी सीधे सीधे बात क्या हो गई कि अगर कोई यूनियन का मेंबर, यूनियन आर्म्ड फोर्सेस यूनियन और आर्म्ड फोर्सेस मान लीजिए स्टेट, अगर इसका कोई मेंबर है और इसने कोई ऑफिशियल ड्यूटीज में ऑफेंस कमिट कर दिया तो ही इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 45 ऑफ द सीआरपीसी एज वेल एज ही इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 197 सीआरपीसी। समझ में आ गई बात? तो 45 में क्या है, 197 और 45 में डिफरेंस क्या है?
सेक्शन 45 सीआरपीसी के तहत इस बंदे को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है और 197 सीआरपीसी के तहत इस पर केस नहीं चल सकता। दिस इज द बेसिक डिफरेंस जिस विच यू हैव टू फाइंड आउट। सेक्शन 45 के अंदर सेक्शन 45 के तहत इसको कभी भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, नो अरेस्ट, नो अरेस्ट। और 197 की वजह से क्रिमिनल केस भी इसके खिलाफ नहीं चल सकता। यानी समझो मेरी बात को, और थोड़ा टेक्निकल लेके चलता हूं, 2 कदम आगे। अगर मान लीजिए कि कोई पुलिस वाला जिसके पास नॉलेज नहीं है, जस्ट मान लो उसमें भी कोई बेवकूफ समझदार होता है, अब वो कहता है कि नहीं जी मेरे सामने तो ऐसा ऐसा किया, ड्यूटी डिस्चार्ज करते समय उससे हमें नहीं मालूम, हम तो एफआईआर करेंगे, हम एफआईआर लेंगे, रजिस्टर करेंगे। एफआईआर रजिस्टर कर लेगा। अगर मान लीजिए कोई पुलिस वाला, अगर मगर वाली बात है, प्रिजम्पशन वाली बात है, सीरियसली में नहीं होता है, बोले ऐसे तो आम आदमी का तो लिखते नहीं, इसका क्या लिखेंगे वो। तो अगर मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए कि अगर कोई पुलिस का जवान या पुलिस का एसएचओ ऑफिसर, एसएचओ जो है वो अगर इसको अरेस्ट करता है तो अरेस्ट नहीं कर सकता है। अरेस्ट अगर गलती से भी कर लिया, इमीडिएट छोड़ना पड़ेगा ड्यू टू सेक्शन 45। अरेस्ट कर ही नहीं सकता है। उनको ट्रेनिंग में दिया जाता है, सिखाया जाता है किसको तुमको टच करना है, किसको तुमको टच नहीं करना है, उनको सिखाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग होती है दरोगा की। तो 45 के तहत अरेस्ट से उनको प्रोटेक्शन है और 197 से क्या हो गया, अगर आप चाहते हैं कोर्ट में कंप्लेंट केस करने के लिए तो कोर्ट भी कहेगा ना जी हम तो तुम्हारे खिलाफ, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते तेरे को मदद, हमारे हाथ पर 197 से बंधे। सो कॉमन मैन कहां गया, धक्के खाते रहे फिर। तो ये हालांकि अगर आप एक एंगल से सोचेंगे तो अच्छा भी है बुरा भी है। यानी पब्लिक सर्वेंट के नजरिए से आप सोचते हैं तो यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर द किंग। पुलिस की औकात नहीं है अरेस्ट करने की और कोर्ट की औकात नहीं है आप पर ट्रायल चलाने की, बात ही खत्म होगी। तो ना पुलिस आपको छू रहा है ना तो आपको कोर्ट छू रहा है, दोनों तरफ से आप प्रोटेक्टेड हैं। और याद रखिए अगर किसी एसपी के खिलाफ केस होता है, अगर किसी डीजीपी, आईजी, डीएसपी किसी के ऊपर, किसी पुलिस अधिकारी के ऊपर केस चलता है तो जान लीजिए कि कहीं ना कहीं उसको परमिशन मिल चुका है, सैंक्शन मिल चुका है। ये चैनल वाले थोड़े लॉ सिखाएंगे, ये तो बस बाहर की हवा दिखाते हैं, बस ये अंदर की बात नहीं बताते कि क्यों हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है। ये न्यूज चैनल नहीं सिखाएगा आपको, आप बस आधा अधूरा नॉलेज देख के हम और आप कूद जाते हैं मैदान में। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को कल बोला था कि 45 रीड विथ 197 कर लेना भाई, तब समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, तो अगर यहां पर बात क्या हो गई कि अगर सैंक्शन मिला तभी कोर्ट में ट्रायल चलेगा, कॉग्निजेंस होगा, कॉग्निजेंस ही होगा, ट्रायल तो बात की चीज है, कॉग्निजेंस होगा, अदरवाइज कॉग्निजेंस भी नहीं होगा। तो ये था आपका इन नट सेल से